जल्दी जल्दी हाथ चला बहू, अभी लाजवंती का सूट भी रह रहा है। माँ जी वो सूट तो मैंने कल रात को ही सिल दिया था। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, वरना तो लाजवंती तो सर पर ही आकर खड़ी हो जाती। दोनों सास बहू बात करते हुए सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती हैं कि तभी वहाँ लाजवंती आती है। अरे ओ दर्जी सास बहू, मेरा सूट सिला या नहीं? सिल गया है काकी, ये लो और देख लो, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही सिया है। सूट तो बढ़िया लग रहा है, ये लो 200 रुपए। काकी सूट की सिलाई 200 नहीं 500 रुपए है। मैंने आपको सूट सिलने से पहले ही इसकी सिलाई के बारे में बता दिया था। क्या 500 रुपए इस मामूली सूट की सिलाई के? तूने क्या चांदी के धागों से सिलाई की है इसकी जो मैं तुझे 500 रुपए दूं? मैं तो 200 रुपए ही दूंगी। लाजवंती बहन ऐसा मत करो, आप तो आधे से भी कम दे रही हो। रखना है तो 200 रुपए रखो, वरना मैं ये भी नहीं दे रही। लाजवंती की बात सुन माया 200 रुपए ले लेती है, जिसके बाद लाजवंती वहाँ से सूट लेकर चली जाती है। हर कोई हमारे साथ ऐसा ही करता है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाकर आधे से भी कम कीमत देकर चला जाता है। उदास मत हो, मैं जाकर इससे दाल रोटी बनाने का सामान ले आती हूँ। कुछ और दिन सही, दाल रोटी खाकर ही गुजारा कर लेंगे। बनाने के लिए दही लेकर आती तो गर्मी की वजह से फट जाता। अगर इतनी ही गर्मी है तो आप लोग फ्रिज क्यों नहीं लेकर आती? पता है मेरे सभी दोस्तों के घरों में फ्रिज है और वो रोज ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जूस, लस्सी और न जाने क्या क्या खाते पीते हैं। एक मैं ही हूँ जो इतनी गर्मी में भी बस दाल रोटी खा रही हूँ। मुझे नहीं खानी है दाल रोटी। पायल गुस्से में दाल रोटी के प्लेट सरका कर वहाँ से चली जाती है। पायल का ऐसा बर्ताव देख माया को मन ही मन बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो लोग दाल रोटी खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने बैठ जाते हैं। वहीं केतन रोज की तरह अपने मोची के काम के लिए चला जाता है। माँ जी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग शहर से कपड़े लाकर उन्हें सिलकर शहर ले जाकर दें, इससे हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं। बहू तो कह तो ठीक रही है, हम कल से ही शहर जाकर वहाँ से कपड़े लाएंगे। अब दोनों सास बहू आस पड़ोस के कपड़े सिलने के साथ साथ शहर से भी कपड़े लाकर सिलने लगती हैं, लेकिन उनके आने जाने में ही इतना खर्चा हो जाता था कि उनके पास कुछ रुपए ही बच पाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे पायल बेटा तू स्कूल से आ गई, देख आज मैंने तेरे लिए नींबू पानी बनाया है। नहीं, मुझे नहीं पीना ये नींबू पानी, आप ही पियो। क्या हुआ पायल बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? आपको पता है अगले हफ्ते मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मेरे पास उस कंपटीशन में पहनने के लिए एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। बेटा पायल, तो मैं आपके लिए कोई अच्छी सी ड्रेस सी दूंगी। अच्छा, कैसे? जैसे पिछले साल अपनी बची हुई कतरनों से मेरे लिए फ्रॉक बनाई थी। वैसे आपको पता है उस फ्रॉक को देखकर स्कूल के हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया था। आप लोग तो मुझे ढंग के कपड़े भी नहीं पहना सकते ना, जाने हम कितने गरीब क्यों हैं। इतना कहकर पायल वहाँ से रोती हुई चली जाती है। पायल को देख दोनों सास बहू काफी निराश होती हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब धीरे धीरे माया और शगुन का सिलाई का काम भी ठप पड़ने लगता है। सब लोगों के रेडीमेड कपड़े की वजह से आजकल कोई भी उनसे कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आता। आज तो जैसे तैसे हमने इस बचे हुए आटे से रोटी बना ली, लेकिन कल क्या करेंगे? अब इस दर्जी के काम को करने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, शहर चलते हैं और वहीं पर ही कुछ नया काम ढूंढ लेंगे। नया काम ढूंढने की तलाश में दोनों सास बहू कड़ी धूप में पैदल पैदल शहर की ओर बढ़ने लगती हैं, लेकिन गर्मी की वजह से उन दोनों की हालत खराब होने लगती है। अब मैं इस धूप में और नहीं चल सकती। अगर 2 कदम भी बढ़ाए ना तो यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। माँ जी यहीं पास में जंगल है, एक काम करते हैं जंगल के रास्ते से होकर शहर जाते हैं, कम से कम इस धूप से तो बचेंगे। दोनों सास बहू जंगल के रास्ते से होकर शहर जाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही जंगल में पहुंचती हैं तो उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर लड़की की बनी हुई बर्फ मूर्ति दिखाई देती है। माँ जी ये बर्फ की मूर्ति कितनी सुंदर है ना, लेकिन ये इस बीच जंगल में क्या कर रही है और इतनी गर्मी में भी ये बर्फ पिघल क्यों नहीं रही? हाँ बहू, बड़ी अजीब बात है, ये बर्फ पिघल क्यों नहीं रही? शगुन इतना बोल ही रही होती है कि तभी माया की नजर उस मूर्ति की आंखों पर पड़ती है। पूरे शरीर को छोड़कर उसकी आंखें बिल्कुल इंसानी आंखों की तरह लग रही थी और बार बार पलकें झपका रही थी। ये देखकर माँ जी ये देखिए, इसकी आंखें, इसका मतलब ये कोई बर्फ की मूर्ति नहीं बल्कि इंसान है। लगता है किसी ने इसे बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। हम इसे यहाँ से आजाद कैसे करेंगे? ये बर्फ तो पिघल ही नहीं रही है। माँ जी अगर ये बर्फ पिघल नहीं रही तो टूट सकती है ना, हम इस बर्फ को तोड़ेंगे। दोनों सास बहू आसपास के बड़े पत्थर को उठाती हैं और उसकी मदद से धीरे धीरे बर्फ को तोड़ने लगती हैं। कुछ ही देर में सारी की सारी बर्फ टूट जाती है। दोनों सास बहू अपनी आंखों के सामने एक सुंदर परी को पाती हैं।
उस परी की ड्रेस पूरी की पूरी बर्फ की बनी हुई थी। ये सब देख दोनों सास बहू बहुत हैरान रह जाती हैं। कौन हो तुम? आप लोग मुझसे डरिए मत, मैं बर्फीली परी हूँ। मैं तो इस जंगल में घूम रही थी, लेकिन एक जादूगर ने मेरे ही जादू से मुझे इस बर्फ में बदल दिया। अगर आप दोनों आकर इस बर्फ को ना तोड़ते तो मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाती। आप लोगों ने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूँ? शगुन और माया रोते हुए अपने सारे हालातों के बारे में उस बर्फीली परी को बताती हैं, जिसे सुन मैं आपकी सारी परेशानी समझ गई हूँ, अब आप बस देखते जाइए। बर्फीली परी हवा में अपनी छड़ी को घुमाती है और देखते ही देखते उस परी के हाथों में एक बहुत सुंदर बर्फ की ड्रेस आ जाती है। ये एक मामूली ड्रेस नहीं, बल्कि जादुई बर्फ की ड्रेस है, और आप दोनों इसकी मदद से जो चाहे अपने लिए मांग सकते हैं। ये जादुई बर्फ की ड्रेस है तो ये कभी भी पिघलेगी नहीं। बर्फीली परी शगुन को बर्फीली ड्रेस देती है और वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू उस बर्फीली ड्रेस को लेकर सीधा अपने घर आ जाती हैं। अगर ये ड्रेस सच में जादुई बर्फ की ड्रेस है तो हम तो इससे कुछ भी मांग सकते हैं ना? जादुई बर्फ की ड्रेस, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, जगह जगह से टूट रहा है, क्या तुम हमारे घर की मरम्मत कर सकती हो? माया के इतना बोलते ही उस बर्फ की ड्रेस के अंदर से जादुई सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो जादुई सुनहरी रोशनी माया के पूरे घर को घेर लेती है और अब माया का टूटा फूटा पुराना घर नए घर में बदल जाता है। ये तो सच में जादुई ड्रेस है। जादुई ड्रेस, हम लोगों ने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है, तुम हमें अच्छा खाना दे दो। शगुन के इतना बोलते ही उनके सामने तरह तरह के पकवानों से भरी थालियां आ जाती हैं। जादुई ड्रेस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे एक अपनी तरह लेकिन बर्फ की नहीं फ्रॉक दे दो, ताकि मेरी बेटी अपनी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में उस फ्रॉक को पहन सके। माया के इतना बोलते ही बर्फ की ड्रेस एक सुंदर सी फ्रॉक देती है। पायल जैसे ही घर आती है तो उस फ्रॉक को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं जब केतन आता है तो अपने घर को देखकर काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद माया और शगुन उसे सारी बात बताती हैं। अरे, बर्फ की ड्रेस से आपने इतना सब कुछ मांग लिया तो क्यों ना आप इसकी मदद से अपना कुछ काम शुरू कर दें? हाँ केतन बेटा, क्यों नहीं। बहू, मैं सोच रही थी गर्मी का मौसम है और हमें तो बस दर्जी का ही काम आता है, तो क्यों ना अब हम अपनो एक कपड़ों का बुटीक खोले। लेकिन ये बुटीक कोई साधारण बुटीक नहीं, बल्कि बर्फ का बुटीक होगा। बर्फ की बुटीक की वजह से ठंडक के लिए लोग कपड़े सिलवाने के लिए हमारे ही बुटीक आएंगे, और इससे हमारे साथ साथ उनका भी फायदा होगा। अब दोनों सास बहू उस बर्फ के जादू ड्रेस की मदद से अपना एक बर्फ का बुटीक खोल लेते हैं, जिसमें बैठकर अब दोनों सास बहू पहले की तरह सिलाई करते हैं और बर्फ के बुटीक होने की वजह से उनके बुटीक में काफी लोग आते हैं। अरे माया, मेरी ये 4 सूट सिल देना और मेरे भी सारे कपड़े सिल देना। अब तो मैं तुम दोनों सास बहू से ही अपने सारे कपड़े सिलवाया करूंगी। धीरे धीरे दोनों सास बहू के बर्फ के बुटीक होने की वजह से आसपास के गांव के लोग और शहर के लोग भी उनके बुटीक को देखने के लिए आया करते थे, जिससे अब दोनों सास बहू की उनकी सोच से भी ज्यादा कमाई बढ़ने लगती है। वहीं उनके हालात भी पहले से काफी बेहतर हो जाते हैं और साथ ही साथ उस जादुई बर्फ की ड्रेस से लोगों की भी मदद होती है।